ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? ये सवाल अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको आइजैक न्यूटन का ही नाम बताएंगे। हालांकि ये उत्तर गलत तो नहीं है, पर अधूरा है। गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा और संबंधित नियम वैदिक भारत में न्यूटन से बहुत पहले ही ज्ञात थे। गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने वाले नियमों का अनावरण भारत में न्यूटन के समय से 6 शताब्दी पहले एक प्रतिभाशाली भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। एक ब्रह्मांडीय अवधारणा के रूप में गुरुत्वाकर्षण 1200 ईसा पूर्व से ऋग्वेद में मौजूद था। तो फिर वैदिक ग्रंथों द्वारा सिखाए गए ज्ञान का श्रेय आज भी पश्चिम को क्यों मिलता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने अभी हाल ही में ये कहा था कि बीजगणित, वर्गमूल, समय की अवधारणा, वास्तुकला, ब्रह्मांड की संरचना, धातु विज्ञान और यहाँ तक कि विमानन जैसी वैज्ञानिक अवधारणाएं सबसे पहले वेदों में ही पाई गई थीं। और क्या आप जानते हैं कि महर्षि भारद्वाज को भारतीय विमान शास्त्र का जनक माना जाता है? उन्होंने यंत्र सर्वस्व नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिसका एक भाग विमान शास्त्र का है। इसमें सभी प्रकार के विमान बनाने और उसके यंत्र बनाने के साथ साथ उसके चलाने की भी विधि दी गई है। ऋग्वेद, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा एक प्रमुख वैदिक पाठ है जो 1200 से लेकर 1500 ईसा पूर्व का माना जाता है। हालांकि ये ज्ञात नहीं है किस समय लिखा है, फिर भी ऐसा अनुमान है। ऋग्वेद में 10 पुस्तकों या मंडलों में 1028 श्लोकों का संग्रह है। इसके पन्नों में संरक्षित श्लोकों विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के अध्ययन के लिए समर्पित हैं। वे आमतौर पर श्लोकों में प्राकृतिक शक्तियों के रूपक के नामों का उल्लेख करते हैं। इस प्रकार जब कोई श्लोक भगवान आदित्य या चंद्र को संदर्भित करता है तो ये आमतौर पर भगवान को नहीं बल्कि सूर्य या चंद्रमा जैसी ब्रह्मांडीय शक्तियों को संदर्भित करता है। वैदिक भारतीयों द्वारा प्राकृतिक शक्तियों की पूजा लाभ या वरदान के लिए नहीं की जाती थी, बल्कि मानव जीवन पर उनके प्रभाव के रूप में की जाती थी। ऋग्वेद न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि इसमें दार्शनिक और ब्रह्मांड संबंधी अंतर्दृष्टि भी शामिल है। इसके श्लोक और भजन वैदिक भारतीयों की बौद्धिक खोज को दर्शाते हैं। इस प्रकार ये आश्चर्य की कोई बात नहीं कि इसमें गुरुत्वाकर्षण और इसके नियमों के रहस्य भी समाहित हैं। ऋग्वेद में ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण से संबंधित 2 श्लोक हैं, जिसका अर्थ है कि हे भगवान, आपने ही सूर्य को बनाया है। इसकी किरणें प्रकाश की धारा में छोटे छोटे रूप में प्रवाहित होती हैं। आपके द्वारा निर्मित ये सूर्य आपके द्वारा प्रदत्त आकर्षण शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड को दृढ़तापूर्वक धारण करता है। ऐसा ही एक और श्लोक है। इसका अर्थ है, सूर्य ने देवताओं द्वारा प्रदत्त आकर्षण के माध्यम से ग्रह और पृथ्वी को बांध रखा है। जिस प्रकार एक घोड़ा प्रशिक्षक नए प्रशिक्षित घोड़ों को उनकी लगाम का उपयोग करके अपने चारों ओर घुमाता है, सूर्य इन ग्रहों को अपने चारों ओर घुमाता है। इस प्रकार ये प्राचीन श्लोक साबित करते हैं कि वैदिक भारत ग्रह प्रणाली के अस्तित्व, गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा और सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा को भी जानता था। लेकिन हम अभी भी पश्चिम वैज्ञानिकों को ही इसका श्रेय देते हैं। 1700 से 1800 के दशक के अधिकांश पश्चिमी वैज्ञानिकों ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने वेदों का अध्ययन किया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे सभी ग्रंथों तंत्र के गूढ़ ज्ञान का अनुवाद अंग्रेजी में हो चुका है। यहाँ तक कि इन विषयों के कुछ किताबें आपको सिर्फ इंग्लिश में ही मिलेंगी। जब हमारे देश पे आक्रमण हुए तो उनके बुद्धिजीवियों ने यहाँ ज्ञान का भंडार पाया और उसे अपनी भाषाओं में अनुवाद कराया। इसके अलावा उन्होंने ये स्वीकार किया कि ऋग्वेद मानवता के लिए एक उपहार था। हालांकि वेदों के अध्ययन और समझ के माध्यम से की गई खोजों का श्रेय कभी भी भारत भूमि को नहीं दिया गया।
भारत ने जो ज्ञान दुनिया के साथ साझा किया, अब वो भारतीयों को ही आधुनिक विज्ञान के रूप में एक विदेशी भाषा में सिखाया जा रहा है। क्या ये सही है? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक वैदिक प्रतिभावान आर्यभट्ट ने गहन खोजें की और नियम बनाए, जिन्होंने दुनिया के रात के आकाश को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। ब्रह्मांड के बारे में उनकी गहरी समझ, उनके काम सूर्य सिद्धांत में परिलक्षित होती है। ये प्रतिष्ठित पुस्तक समय की कसौटी पर खरी उतरी है और इसने पश्चिम के अनगिनत खगोलविदों और वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन किया है। सूर्य सिद्धांत के पन्नों में भास्कराचार्य के कार्य भी शामिल हैं, जिन्होंने वैदिक भारत के सच्चे ज्ञान को दर्ज करते हुए गुरुत्वाकर्षण के रहस्यों का खुलासा किया। प्राचीन पाठ में यह स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि पृथ्वी अपने गोलाकार रूप भूगोल के साथ ब्रह्मांड में कैसे लटकी रहती है। जो शक्ति इसे अपने ब्रह्मांडीय स्थान पर स्थिर रखती है, उसे वैदिक वैज्ञानिकों ने धारणात्मकम शक्ति का नाम दिया है और वो इस अवधारणा को इस श्लोक के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसका अर्थ है पृथ्वी एक गोला है जो धारणात्मकम शक्ति के कारण ब्रह्मांड के केंद्र में मजबूती से खड़ा है। ये बल या शक्ति पृथ्वी को गिरने से रोकती है और उसे मजबूती से खड़े रहने में मदद करती है। ऐसा ही एक और श्लोक है। इसका अर्थ है आकर्षण की शक्ति सभी वस्तुओं को जमीन की ओर खींच लेती है। ये बल सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और नक्षत्रों को आकाश में मजबूती से रहने की भी अनुमति देता है। इस प्रकार सूर्य सिद्धांत स्पष्ट और अधिक प्रासंगिक वैज्ञानिक अवधारणाओं को कलमबद्ध करने के लिए ऋग्वेद की धारणाओं का एक अध्ययन है। अब ये अवधारणाएं वैदिक देवताओं से संबंधित रूपकों में प्राकृतिक शक्तियों की अस्पष्ट बात नहीं करती हैं, वे शुद्ध विज्ञान की बात करती हैं। लेकिन क्या भारत को कभी वैज्ञानिक ज्ञान का श्रेय दिया जाएगा? न्यूटन को अभी भी गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले के रूप में नामित किया जाता है और हम भारतीय अभी भी पश्चिमी साहित्य का चोरी का ये प्रमाण अपने स्कूलों में पढ़ाते हैं। ऐसे ही एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में राजस्थान, भारत में हुआ था। ब्रह्मांड के उनके अध्ययन से पृथ्वी की परिधि की सटीक माप की खोज हुई। उन्होंने ग्रहों की स्थिति की सटीक भविष्यवाणी की और भारत में गुरुत्वाकर्षण के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण दिया। उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण की व्याख्या रची और गणना की कि पृथ्वी को 365 दिन, 6 घंटे, 5 मिनट और 19 सेकंड का समय लगता है। ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण को उस आकर्षक शक्ति के रूप में वर्णित किया जिसने सभी पिंडों को पृथ्वी की ओर आकर्षित किया है। उनका मानना था कि पृथ्वी की प्रकृति पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करना है, ठीक उसी तरह जैसे पानी की प्रकृति बहना है। इस वैदिक वैज्ञानिक का कार्य न्यूटन या किसी अन्य खगोल शास्त्री से भी पहले हो चुका था, लेकिन हम ये मानते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। तो क्या हम कह सकते हैं कि पश्चिम ने वैदिक भारतीयों के साहित्य की चोरी की है? वेदों और पुराणों में संग्रहित सभी दृश्य, जानकारी और ज्ञान के साथ वैदिक भारतीयों को आधुनिक विज्ञान की लगभग सभी ज्ञात खोजों का श्रेय दिया जा सकता है। इससे पहले कि पश्चिम पृथ्वी को एक गोले के रूप में पहचान सके, गुरुत्वाकर्षण की पहेली को वैदिक भारत ने सुलझा लिया था। इसके अलावा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पश्चिमी विद्वानों और वैज्ञानिकों ने वेदों या उनके अनुवादों को पढ़ा है और प्राप्त ज्ञान का उपयोग खोजों के लिए वाक्यांशों और अवधारणाओं को फिर से गढ़ने में किया है। शायद अभी भी इन ग्रंथों में ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिन्हें जानना बाकी है। सच कहें तो पश्चिम को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होंने भारत से गूढ़ ज्ञान को लिया और उन्हें आधुनिक दुनिया में पढ़ाए जाने वाले नियमों में बदला। ऐसे कई अन्य आपको उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन आधुनिक भारतीयों को यह स्वयं निर्णय करना होगा कि क्या पश्चिम वैदिक भारतीयों के कार्यों की चोरी करता है
यदि हाँ, तो भारत में अभी भी इन स्कूली किताबों में इन पश्चिमी वैज्ञानिकों को श्रेय क्यों दिया जाता है? अंततः भारतीयों को तय करना होगा कि समय की रेत में क्या नई भारतीय पीढ़ी के दिमाग से इन प्रमुख वैदिक वैज्ञानिकों के नाम हट जाएंगे, या हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इन वैदिक वैज्ञानिकों को हमेशा के लिए याद रखेगी।